साइंस में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। माइक चल रहे हैं ना मेरे बच्चे? यू आर अ गुड बॉय। तो साइंस में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्लास 10th साइंस की किताब एनसीईआरटी की और उसका चैप्टर 13 यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट शहर आज हम वो पढ़ेंगे। आपको पता है हम अपनी फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ में पिछला लेक्चर कौन सा कर चुके हैं? हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफ़ेक्ट्स के बारे में जान चुके हैं। मैंने आपको अच्छे से समझाया कि किस तरह से रेजिस्टेंस की मदद से हीटिंग इफ़ेक्ट क्रिएट होता है और हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि वो जो जेम्स प्रेस्कॉट जॉल का वो जो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ जॉल हम कहते हैं वो था H=I²R/T। हमने समझाया इसमें करंट यानी कि I, R यानी कि रेजिस्टेंस, T माने टाइम, इनका रोल अच्छे से अंडरस्टैंड किया। हमने देखा कि किस तरह से हेयर ड्रायर, ब्लोअर, गीज़र्स और हीटिंग, कंडक्शन, इंडक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। इतनी बात समझ में आई? रूम हीटर्स, ये सब कुछ। हमने केमिकल इफ़ेक्ट भी समझा है हमारे थोड़ी सी लोअर क्लासेस में, जब हमने आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके दिखाई थी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल इफेक्ट के वाया ही करके दिखाई थी ना, जब एक मेटल की लेयर एक दूसरे मेटल पर चढ़ा दी जाती है, वो इसी तरह से की थी हमने। आई बात समझ में? इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया थी वो। आज का हमारा वो पार्ट नहीं। तीसरा इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट, हम आज उस पर बात करने जा रहे हैं। ओके, चलिए इस चीज़ों की शुरुआत करते हैं। हमने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। ये किस तरह से हम इन चीज़ों को समझते हैं? देखिए, एक पर्सन है हैंस क्रिश्चियन आयस्टर्ट। ओके, हैंस क्रिश्चियन आयस्टर्ट 1777 से 1851 तक का इनका जीवन काल रहा। इनका शोध का क्षेत्र इसी समय में एग्जीक्यूट हुआ। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अंडरस्टैंड किया। व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? उदाहरण के रूप में इस बात को समझते हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक वायर, इमेजिन करिए ये जो वायर है, इस वायर में सपोज कीजिए कि करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस वायर के क्लोज जब ये कंपस, कौन सी? वो नीडल कंपस जो हम समुद्री यात्राओं में इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक कंपास। जब इस वायर के क्लोज ये इस मैग्नेटिक कंपास को लेकर के आए तो इन्होंने देखा कि उस कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट करती है। उस कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट करती है। ये कुछ ऐसा हो गया होगा जैसे अमूमन सपोज कीजिए कि ये इस तरह से, मान लीजिए कि करंट फ्लो कर रहा है सपोज। तो जब इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है तो सपोज कीजिए कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है नीडल का। सपोज कीजिए हमने इस तरह से पकड़ी हुई है, पर नीडल तो ऑलवेज नॉर्थ और साउथ की तरफ ही प्रोजेक्ट करेगी। आई बात समझ में? तो हमने इस कंपास को जैसे भी पकड़ा, नॉर्थ और साउथ इस तरह से बन जाएंगे। हमने ये अब तक समझा है। नीडल के दो अलाइनमेंट्स थी, टुवर्ड्स नॉर्थ एंड द साउथ। ये अलाइनमेंट्स का रीज़न यही था कि अर्थ के दो पोल्स हम मानते हैं, द मैग्नेटिक नॉर्थ और द मैग्नेटिक साउथ। इसी तरह से नीडल की अलाइनमेंट भी मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की तरफ रहती है। अब सपोज़ कीजिए कि हम इस इलेक्ट्रिक वायर के अंदर, जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इस कंपास को लेकर के आए, सपोज़ कीजिए, और इस मैनर में हमने ये देखा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इस तरह से इस्टेब्लिश हो रहा है। तो हमने यहाँ पर ये माना कि सपोज़ इस वायर के भी दो पोल है। थोड़ी देर के लिए सपोज़ करो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इतनी बात क्लियर हुई? तो ऐसे में जब हम इस कंपास को इसके क्लोज लेकर के गए तो आप क्या देखेंगे? सपोज़ करो अब ये कंपास मैंने यहाँ पर बना दी है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ये टुवर्ड्स नॉर्थ जाएगा ऑफ द वायर या अवे फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द वायर जाएगा?
तो ये मैग्नेटिक नीडल वायर के नॉर्थ से अवे हो गई, और ये जो साउथ है नेचुरली फिर जब ये नॉर्थ अवे होगा तो साउथ टूवर्ड्स द नॉर्थ हो जाएगा। आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट? इतनी बात क्लियर हुई? ये मैंने सिर्फ उदाहरण के रूप में समझाया कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उस इलेक्ट्रिक वायर में, उसकी क्या डायरेक्शन बनेगी वो हम आपको थंब रूल के वाया सिखाएंगे, उसकी चिंता आप मत करिए। अभी तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण के रूप में आपको समझाया कि एक कंपस जो कि मैग्नेटिक कंपस है, जब हम उसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने वाली वायर के क्लोज लेकर के जाते हैं तो इसकी वजह से इस कंपस की नीडल में डिफ्लेक्शन आता है, और जैसे ही हमने ये वायर स्विच ऑफ कर दिया करंट, वैसे ही नीडल अपने यूजुअल पोजीशन पर आ गई, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। ओके, तो इस तरह से हमने ये नोटिस किया कि जब हम इस मैग्नेटिक कंपास को क्लोज लेकर के जाते हैं उस कॉपर वायर के, जिसमें से कि अच्छी मात्रा में, बड़ी मात्रा में करंट फ्लो कर रहा है, अगर तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो कर रहा है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ इस कॉपर वायर के ऊपर जो जैकेट चढ़ी है प्लास्टिक की, आप उसको कट करिए, तो फिर आप इसको क्लोज लेके जाइए, फिर भी ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी नीडल। तो एक अमाउंट चाहिए रिक्वायर्ड करंट का, तब ये डिफ्लेक्ट होती है, ऐसे अमूमन नहीं होती रहती। तो हाई अमाउंट ऑफ करंट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, फिर ये डिफ्लेक्ट होती है। इससे हम ये समझ पे आए कि एक्चुअल में हमने अब तक जो सिद्धांत सीखा था वो ये सीखा था कि मैग्नेट से मैग्नेट में संबंध क्या बनता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेट्स। अगर सपोज कीजिए कि ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, और मान लीजिए कि हम इन दोनों को क्लोज लेकर के आए तो इन्होंने रिपेल किया, तो हम ये कहेंगे कि दोनों ही मैग्नेट के लाइक पोल्स, दोनों ही मैग्नेट के लाइक पोल्स एक दूसरे के सामने आ गए और लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। अब ऐसे में जैसे ही मैं पोल शिफ्ट करूँगा तो अब ये दोनों एक दूसरे क्लोज आए और अट्रैक्ट कर गए, तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक पोल्स जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ को, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ को, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ये कंसेप्ट हमने सीखा, और ये हमने बार मैग्नेट की मदद से सीखा था। बार मैग्नेट की बात करें जो आपको एक चॉकलेट बार की तरह नज़र आते हैं, वो बार मैग्नेट। तो हमने ये देखा था कि उन बार मैग्नेट्स में चार्ज पूरे मैग्नेट के कंपैरेटिवली दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में ये कहें कि ये एक बार मैग्नेट है, इस पूरे बार मैग्नेट में जो चार्ज हैं, चार्ज का कंसेप्ट यहाँ पर जो कि अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिज्म है। तो ये जो चार्ज है ये इस पूरे मैग्नेट के कंपैरेटिवली इसके दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, वो हमने पोल्स डिक्लेयर किए। ओके, इसका जो नॉर्थ सीकिंग पॉइंट होगा वो नॉर्थ पोल, और जो साउथ सीकिंग पोल होगा वो साउथ पोल। नॉर्थ सीकिंग मतलब नॉर्थ सीकिंग इन द सेंस कि द नॉर्थ ऑफ द अर्थ, इसका जो पॉइंट अर्थ के नॉर्थ पोल को सीक करेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को, वो फिर नॉर्थ पॉइंट होगा। इसका जो पॉइंट अर्थ के मैग्नेटिक साउथ को सीक करेगा वो साउथ पोल होगा। या फिर आपने नॉर्थ पोल पता लगाया तो फिर सीधे सीधे उसका ऑपोजिट साउथ हो गया। तो हम इस मैग्नेटिक नीडल में नॉर्थ को रेड कलर से दर्शाया करते थे। रेड कलर का अर्थ है नॉर्थ पोल, ओके, और ब्लू कलर का अर्थ है साउथ पोल। तो रेड और ब्लू दो कलर्स का इस्तेमाल बार मैग्नेट में हम करते हैं। इस हिसाब से हमने अट्रैक्शन और रिपल्शन के कंसेप्ट को सीखा। बट ये तो मैग्नेट्स के बीच होना चाहिए था ना, ये चीज़ तो मैग्नेट के बीच होनी चाहिए थी। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर क्यों हुई? जब एक कॉपर वायर थी और वो कॉपर वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, उसके क्लोज आने पर इस कंपास में जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन क्यों आया? तो इसका एक पॉसिबल आंसर फिर ये निकला कि शायद जब इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो ये वायर अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जब हम उस वायर से फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जन्म होता है, और इस वायर के सराउंडिंग वो मैग्नेटिक फील्ड ही है जिसके कांटेक्ट में आते ही
इस मैग्नेटिक नीडल वाली कंपास में डिफ्लेक्शन देखनी नोटिस हुई। जैसे ही हम उस मैग्नेटिक फील्ड के इम्पैक्ट से बाहर हुए, डिफ्लेक्शन ख़त्म हो गई, लेकिन जैसे ही हम उसके क्लोज आए, डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गई। और हम मैग्नेटिक फील्ड में जितना एंटर कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन का लेवल उतना बढ़ रहा है। इसके बेसिस पर हम यह कंक्लूड कर पाएँ कि अगर आप एक वायर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, यानी कि एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बेंचमार्क करंट अगर आप फ्लो करा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी होल्ड करने वाली वायर, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूविंग कंडीशन में हैं, जो कि एक तरह से चार्ज की तरह फ्लो कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इसमें मैग्नेटिज्म है। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर हुई। इससे फिर एक विचार और आया कि अगर एक वायर जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, उससे हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, तो क्या हम जो मैग्नेट है इससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं? ये विचार हमारे मन में आया कि जो मैग्नेट है, क्या हम इससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं? एक्चुअली में इस सवाल का जवाब मिला होगा तभी आज आपके पास बहुत कुछ है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ध्यान से सोचिएगा। आप किसी पहाड़ी पर एक बहती हुई नदी के रास्ते पे स्टॉप लगा देते हैं, यानी कि उसे डैम कर लेते हैं और उसका पानी रेजरवायर में जमा हो जाता है। उस रेजरवायर में जो आपने पानी जमा किया, उसके थ्रू आप कंड्यूट्स प्रिपेयर करते हैं, यानी कि पाइपलाइंस, जिनके थ्रू आप हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक वाटर के फ्लो को इस्टेब्लिश करते हैं। वाटर एक अच्छी खासी स्पीड के साथ फ्लो करता है एक अमाउंट में, जिसकी मदद से टरबाइन्स घूमती हैं और ये घूमती हुई टरबाइन्स बिजली पैदा करती हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये कैसे हो जाता है? पानी ने जो ग्राउंड लेवल से हाई एल्टीट्यूड पर जो एक डिफरेंस क्रिएट किया, उसकी वजह से तो पानी को फ्लो मिला, पानी को रफ्तार मिली, और उस रफ्तार से बहने वाले पानी ने टरबाइन को रोटेट करने की एक रफ्तार दी, तो हम पर मिनट में उस टरबाइन के उतने रेवोल्यूशन अवेल कर पा रहे हैं। तो रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम्स। बट इसके घूमने से बिजली कैसे पैदा होती है? पानी बिजली तो नहीं पैदा कर सकता, पानी तो टरबाइन को घुमा सकता है। टरबाइन घूम के कुछ कर रही है जिससे बिजली पैदा हो रही है। तो शायद हम इस टरबाइन के साथ इन्हीं तरह के मैग्नेट्स का प्रयोग करके वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं, जो शायद जिस वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे थे, उसने जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की, तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही वायर, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जब मैं फ्लो कर रही वायर कह रहा हूँ तो घबराना नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में वो एनर्जी है जो आपने कंज्यूम की इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। मैं यहाँ पे आपके लिए सरल रहे इसलिए शब्द इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा हूँ। अगर हम चार्ज की मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते थे। आई बात समझ में? या मैं यहाँ पर सीधी सी बात कर सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो उस वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा तो उसने जैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की, एक्चुअली में वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा ना, तो वायर के अंदर कुछ फ्लो हो रहा है, तभी बाहर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। इसी तरह से अगर हम मैग्नेट्स को भी कुछ मूवमेंट प्रोवाइड करें, तो फिर वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो शायद एक्चुअली में हमें मैग्नेट्स को वो मूवमेंट देनी होगी। वो मूवमेंट देने के लिए हमें उतने रेवोल्यूशन पर मिनट अचीव करने होंगे। उतने रेवोल्यूशन पर मिनट अचीव करने के लिए ही हम शायद इतनी ऊंचाई से पानी गिरा रहे हैं। लेकिन जब वो रेवोल्यूशन पर मिनट अचीव होंगे, तो कंसेप्ट फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का है कि वो मैग्नेट्स के द्वारा अपनी उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म दिया, यानी कि उस मैग्नेटिक कैरेक्टर के द्वारा उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को जन्म दिया। यह महत्वपूर्ण है, जैसा बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दिया था। इसी तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देगा। ओके, समझ में आई ये बात? कोई दिक्कत? ये सिद्धांत जीवन में
बहुत सी जगहों पर यूज़ होते हैं। आई बात समझ में? चाहे आप थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें तो आप एक वाटर के बड़े से ड्रम को बहुत सारे कोयले की मदद से बर्न करते हो, जलाते हो, हीट अप करते हो, यानी कि बॉयलर्स। इन बड़े बड़े बॉयलर्स से हो क्या रहा है, उस पानी की स्टीम निकल रही है और उस स्टीम को फिर आप बारीक पाइप्स के थ्रू किसी टरबाइन पे गिरा रहे हो ताकि वो स्टीम उस प्रेशर से उस टरबाइन के पंखों पर गिरे कि वो टरबाइन घूमने लगे। अल्टीमेटली घुमाया आपने फिर से टरबाइन को ही है। अब इस टरबाइन को घुमाने के लिए आप चाहे कोयले से डेवलप हो रही गर्मी को इस्तेमाल में ले लें, हीट को, या फिर पहाड़ से गिरने वाली उस नदी के जल का इस्तेमाल ले लें, या फिर समुद्र की आती जाती लहरों का इस्तेमाल ले लें, या फिर समुद्र की अपर और लोअर वाटर लेवल में टेम्परेचर डिफरेंस को ले ले, उसकी वजह से जो पानी ऊपर नीचे हो रहा है इससे टरबाइन घूम रही है, या फिर अर्थ से निकलने वाली नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी की मदद ले ले, या फिर विंड के द्वारा घुमा रही विंड मिल, उससे जो नीचे टरबाइन घूम रही है उसकी मदद ले लें। एक्चुअल एस्पेक्ट इज टू रोटेट द टरबाइन। एंड व्हाई टू रोटेट द टरबाइन? टू प्रोवाइड मूवमेंट, dynamism to the magnets, and the dynamic aspect of the magnets will ultimately generate the electric current. Okay? इसकी मदद से आप ये कार्य करते हैं। हालांकि और भी बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। आपको अब तक ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी अगर क्रॉस करें तो मैग्नेटिक फील्ड जन्म होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की एक खासियत है कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की हिम्मत रखती हैं चीज़ों को, या फिर रिपेल करने की। तो हो सकता है बहुत सारी हाई स्पीड ट्रेन्स जिन्हें हम मैगलेव रेलवेज कहते हैं वो शायद इसी बेसिस पे चलती हैं, अदरवाइज़ कोई और बेसिस ही नहीं है चलने का। शायद हम इतनी की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, उससे शायद उनके जो व्हील्स हैं और जो पटरियां हैं उनके बीच में इतनी की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है कि पटरियां और पहिए एक दूसरे को थोड़ा रिपेल करते हैं, तो वो बिना संपर्क में आए थोड़ा थोड़ा ऊपर रेज्ड रहते हुए ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। फ्रिक्शन यहाँ पर घटी है तो इसकी वजह से आप बेअंत रफ्तार प्राप्त करते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि आपके सामने एक क्रेन है और वो क्रेन एक से एक भारी भरकम उन मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रही है जो मटेरियल में फेरोमैग्नेटिक एस्पेक्ट है। जैसे कि लोहे की कील आप मैग्नेट से खींच सकते हैं ना, तो जैसे जिन भी मटेरियल में यह टेंडेंसी है कि वो किसी मैग्नेट के क्लोज जाने पर उसके प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं, इसका मतलब मैग्नेट उन मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करने की हिम्मत रखता है। इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेट, यानी कि अपने संपर्क में ला करके किसी ऐसे मटेरियल में जिसमें कि अभी तक मैग्नेटिक पावर नहीं है उसमें मैग्नेटिक पावर डेवलप करना, इसे मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। और ये मैग्नेटाइजेशन कौन कर सकता है? जिसमें खुद में मैग्नेटिज्म है, और जिसमें मैग्नेटिज्म है मतलब वो मैग्नेट है। ओके, तो ऐसा हम कर सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर क्रेन है उसका वो जो नोज़ है या जो माउथ है उसका, जिसके थ्रू हम भारी भरकम चीज़ों को उठा लेना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसमें हम इनर्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे जिससे उसके सराउंडिंग में इतनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी कि वो उस मैग्नेटिक फील्ड के फलस्वरूप अपने आसपास सब कुछ अट्रैक्ट कर लेगी। तो क्यों? इसके बहुत से लाभ हैं मेरे बच्चों। आपको ये आसान सी बात नज़र आती होगी, जीवन इतना आसान नहीं है। जीवन के छोटे छोटे रहस्य ही तो जीवन में उन छोटे छोटे पंचेस का काम करते हैं जिसकी वजह से हम कभी हंसते और कभी रोते हैं। जैसे परमानेंट और टेम्परेरी दो तरह के मैग्नेट्स होते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स की एक खासियत है कि वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन रखते हैं, वो परमानेंटली मैग्नेट होते हैं। लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए या जब तक वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के या मैग्नेटिक फील्ड के इम्पैक्ट में है तब तक ही अपना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मेंटेन रख पाते हैं।
यानी कि परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज रहेगी, पर टेम्परेरी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज नहीं रहती। या तो थोड़े समय में उसकी मैग्नेटिक फील्ड अभी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उसे अभी अभी मैग्नेटाइज किया गया है, और या फिर अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड रखनी है तो एक्सटर्नल सप्लाई प्रोवाइड रखिए, उसे मैग्नेटिक के इम्पैक्ट में रखिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पैक्ट में रखिए। लेकिन यहाँ से अब चीज़ें बदलेंगी। परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती, वो फिक्स्ड होती है। लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को आप बढ़ा या घटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द करंट सप्लाई। और इसी एक बात से क्रांति हो जाती है, क्योंकि सपोज कीजिए कि आपको बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो परमानेंट मैग्नेट की मदद से तो एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड ही मिलेगी आपको। लेकिन बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको चाहिए तो आप फिर हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मदद से उस लेवल की मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में जनरेट कर लेंगे और आप अपनी सभी कामों को अंजाम दे देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ये एक बड़ा ही क्रांतिकारी एस्पेक्ट है। इस तरह से आप किसी भी चीज़ को टेम्परेरीली मैग्नेट में बदल सकते हैं, किसी भी चीज़ को टेम्परेरीली मैग्नेट में बदल सकते हैं। आई बात समझ में? और ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम जब उसे टेम्परेरीली मैग्नेट में बदल देंगे तो हम उससे बहुत सारे वो काम ले सकते हैं जो कि मैग्नेट के द्वारा लिए जाते हैं। ओके, और हम इस मैग्नेट से किसी भी चीज़ को करंट में बदल देते हैं, किसको? जिसमें कि कंडक्शन की कैपेबिलिटी हो, यानी कि हम उसमें करंट इंड्यूस कर देते हैं, तो इंडक्टर्स का जन्म होता है। आई बात समझ में? मैग्नेट की मदद से आप इंडक्टर्स को जन्म देते हैं। आप जिस वायर में करंट नहीं है उसमें करंट फ्लो करवा देते हैं। ये करंट आपने उसमें इंड्यूस किया है, लेकिन ये इंडक्शन आपने विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट किया है। आई बात समझ में? और इसकी मदद से जब आपने उसमें करंट इंड्यूस कर दिया तो वही कंडक्टर इंडक्टर हो जाता है। आई बात समझ में? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इंडक्टर्स का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। बिजली पैदा कर दिया आपने लिटरली मैग्नेट की मदद से। इसके क्रांतिकारी उपयोग हैं। आज आपके घरों में बिजली जो आती है, आज जो पूरी पृथ्वी रोशन है, वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बीच के इन संबंधों के कारण ही है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत अगर ना होते, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आस्पेक्ट अगर ना होते, तो मेरे बच्चों एमआरआई मशीनें भी ना होती। एमआरआई मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होती हैं। किससे कनेक्टेड होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होती हैं। और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होने की वजह से ही उनमें एक कैपेबिलिटी जनरेट होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं। जब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं तभी उस मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम आपके शरीर के अंदर की कोशिकाओं यानी कि जो टिश्यूज़ हैं उनकी इमेजिंग पॉसिबल कर पाते हैं। अगर हम वो मैग्नेटिक फील्ड अपनी मर्ज़ी से डेवलप ना कर पाते तो हम आपके अंदर की उन टिश्यूज़ की इमेज को कभी प्राप्त ना कर पाते। लेकिन वो एमआरआई मशीन ने, वो मैग्नेटिक रेजोनेंस मशीन होती है ना वो एमआरआई, तो वो एमआरआई मशीन ने इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की क्योंकि हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। और हम इस सिद्धांत को जानते हैं आज की डेट में कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जा सकती है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने एक बार जनरेट कर ली तो आप उन टिश्यूज़ का रेजोनेंस प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उनकी इमेजेस प्राप्त कर सकते हैं। उसके पहले आपको एक लिक्विड पिलाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ रिएक्ट करती है आपके शरीर में, तो जहाँ भी कहीं समस्या है वहाँ पर फिर ज़्यादा रिएक्ट करती है। बेसिकली आयोडीन की मात्रा आपको दी जाती है। आए बात समझ में? तो ये बहुत से संबंध हैं पृथ्वी पर जिन संबंधों को हमें समझना ज़रूरी है। उन संबंधों को ऑयस्टर्ड के अचानक से किए गए इस शोध के आधार पर हम समझते हैं। आपको पता है ये ऑयस्टर्ड कौन है, ये फैराडे कौन है, ये आइंस्टाइन, ये न्यूटन, ये भास्कराचार्य, ये ब्रह्मगुप्त, ये सारे कौन हैं? ये सभी दृष्टा हैं। प्रकृति में
अनंत ज्ञान है और उस ज्ञान के विषय में कहा गया है कि समय समय पर जब दृष्टा आते रहेंगे उनको ये मंत्र, ये ज्ञान रिवील होते रहेंगे, इन्हें ये दिखते रहेंगे और ये रिवील होना ही तो डिस्कवर होने जैसा होता है। हम यही कहते हैं ना, हमें अचानक से ये समझ में आया या हमें ये प्राप्त हुआ या हमें ये मिला। जो ये डिस्कवरीज़, ये इन्वेंशंस एक तरह से प्रकृति में व्याप्त ये रहस्य ही तो हैं जो हर किसी को नहीं लेकिन दृष्टा को नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से इस कल्प के आरंभ में जब उस ज्ञान का वेदों के रूप में प्रसार हुआ तो शुरुआती रूप में वो कुछ ही दृष्टाओं को दिखे। उन दृष्टाओं को जब वो प्राप्त हुए तो वह 3 हुए जिन्हें हम वेद त्रय कहते हैं। ब्रह्म के 3 मुखों से निकले 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जीवन आगे बढ़ा और ऋषि अथर्वा के द्वारा एक वेद दिया गया। उस वेद को यानी कि एक ग्रंथ दिया गया, अपनी कृति। महादेव ने उसे स्वीकृति देकर के चौथे वेद के रूप में स्थापित कर दिया। ब्रह्मा के पुत्र जिन्हें सनकादिक भ्राता कहते हैं वो ऑब्जेक्शन करने आ गए कि भैया आप कौन होते हैं, इसे चौथे वेद की संज्ञा देने वाले वेद तो केवल 3 है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नो अदर कृति, नो अदर ग्रंथ कैन बिकम वेदास, नो 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 नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो महादेव पूछते हैं कि भाई ब्रह्मा के मुख कितने थे? कहते 4। तो कहते फिर वेद 3 कैसे हुए? ये भी तो ब्रह्मा का ही दिया हुआ है। पूरी कहानी नहीं सुनानी मुझे, कंसेप्ट समझाना है। तो तब महादेव उन संकादिक भ्राताओं को समझाते हैं कि बुद्धि बड़ी क्षीण है आपकी, वेदों को समझ के भी वेदों को समझ नहीं पाए। समय समय पर जब जब दृष्टा आते रहेंगे तब तब ये सूक्ष्म ज्ञान, ये महीन ज्ञान पृथ्वी पर प्राप्त होते रहेंगे उन दृष्टाओं की मदद से। अभी तो बहुत से ग्रंथ, आदि ग्रंथ आने बाकी हैं। तुमने ये कैसे समझ लिया कि कुछ और हो ही नहीं सकता, समस्त ज्ञान वेदों में ही समा गया? अभी तो बहुत अनुभव होने बाकी हैं, तुम बस इंतज़ार करो। तो समय आगे बढ़ा और आपने आज देखा कि विभिन्न विभिन्न समय पर कई ग्रंथ आए। और अगर आप रीसेंट टाइम की बात करें तो सिखिज़म में आदि ग्रंथ यानी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब आए। तो समय समय पर दृष्टा आते हैं और प्रकृति के महीन ज्ञान को अपनी दृष्टि में ले करके आप तक पहुंचाते हैं। ठीक उसी तरह से ऑयस्टर्ड है। तार के पास नीडल ले कर गए, नया सिद्धांत ही दे बैठे, लेकिन पहले तो करंट आया ना भाई, फिर ही ये आया होगा। तो ये बाद में आया। 1820 तक का समय लगा इस सिद्धांत को आने में। कितना लगा होगा? 1820 तक का। और इसी सिद्धांत को आज हम समझ रहे हैं और जिसका पहला मोटा मोटा बिंदु है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। क्योंकि ऑयस्टर्ड के द्वारा किए गए प्रयासों से इसकी शुरुआत हुई, इसलिए हमने जो यूनिट रखे हैं, इसके यूनिट वो भी इनके सम्मान में रखे हैं, दैट इज़ ऑयस्टर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसका यूनिट क्या है? ऑयस्टर्ड। ओके। और रेडियो, टेलीविज़न, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सब ऐसे ही तो काम कर रहा है, और तो कोई तरीका ही नहीं काम कराने का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एस्पेक्ट है जिसके दम पर ये काम कर रहा है। अच्छा, वो जो टीवी होती थी अब तो नहीं होता। देखो कैच, जिस उम्र में जो भी ज्ञान अर्जित करेंगे हर उम्र में काम आएगा। ओके। बचपन में खेले गए खेल बड़ी उम्र में गिरने से बचाते हैं, और आदमी को समझते हुए प्रयास करना चाहिए कि कहीं वो गिर ना जाए। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि टीवी जब टूट जाता था तो आपने देखा होगा उसके पीछे ऐसी स्क्रीन पीछे को आती है। ऐसा नहीं लगता जैसे कि वो जो सिद्धांत था बिग बैंग का, जैसे एक स्पॉट से सब बना, उसके अंदर सब समा गया। टीवी की असेंबली भी कुछ ऐसे ही होती थी, पीछे एक गोले में बड़ा सा चुंबक रहता था।